नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैथ्स विद प्रदीप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में, जो इसके पहले वाला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी वर्णमाला। वर्ण को हम लोग बोलते क्या क्या हैं, वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी भाषा का विकास कैसे हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और उस वीडियो से आप यकीन मानिए कि आने वाली टॉपिक्स में मैं कम से कम 20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो हम लोगों ने सारी चर्चाएं कर ली थी। अब जब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हम लोग वर्ण के भेद पर। तो वर्ण जो होता है मेरे मित्र, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला कौन सा? स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, स्वर की। एक ट्रिक आपको बताऊं, कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। देखिए, मैंने आपसे वादा किया है हर वीडियो में एक ट्रिक रहेगी शानदार। स्वर लिखा है आधा सा वर, गिन लीजिए। 1 2 3, 3 हुआ ना। स्वर के कितने भेद भैया? 3 भेद, और प्रत्येक के 3 3 उपभेद। अब देखिए, जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा से पहले हमारी संस्कृत भाषा का विकास हुआ, तो वहाँ पर स्वर को परिभाषित किया गया। तो वहाँ पर क्या कहा गया? स्वर की परिभाषा दी गई, स्वयं राजते इति स्वरः। स्वयं राजते इति स्वरः, यानी कि जो स्वयं से राज करते हैं या जो स्वयं से उच्चरित होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये तो हमारी संस्कृत की परिभाषा हो गई, ये मेरी परिभाषा नहीं है। आप कदाप मत समझिएगा, मैं बुक का रटा रटाया आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि बुक में ऐसे लिखा है, आपको मैंने परिभाषा बता दिया, आप भी रटिए। अब आपको हिंदी रटनी नहीं है, सीखनी है। तो देखिए, स्वर और व्यंजन को मैं यहीं से जोड़ता हूँ, आप यहीं से उठा लीजिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक गांव था मेरे मित्र, वहाँ पर क्या हुआ, 2 घर थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही घर थे। तो एक घर था स्वर का, एक घर था हमारा स्वर का, और दूसरा घर था हमारा व्यंजन का। तो जो स्वर के बच्चे थे, वो घर पे ही रहते थे, वहीं अपना टहलते घूमते थे, पड़े रहते थे। जो व्यंजन के बच्चे थे, ये बाहर दूसरे शहरों में रहकर पढ़ाइयाँ करते थे। आप जानते हैं गांव में जो घर वगैरह होते हैं, तो उनकी जो छत होती है वो किसकी बनी होती है? छप्पर की। और जो छप्पर होता है हमारा, वो क्या होता है, कुछ समय बाद जीर्ण अवस्था में पहुंचता है, तो उसकी मरम्मत की ज़रूरत होती है। तो जो स्वर है भैया, इसने क्या किया कि एक दिन उठाया लाठी और बच्चों से कहा कि छप्पर टूट गया है, इसको सही करो। तो इसने खुद से ही अपने छप्पर को ठीक कर लिया। लेकिन व्यंजन के बच्चे तो बाहर रहते हैं, गांव में घर भी 2 ही हैं। तो व्यंजन गया स्वर के घर, कहा अपने बच्चों को भेज दीजिए, हमारे छप्पर की मरम्मत कर दें। छप्पर का मतलब क्या है यहाँ पर? उच्चारण। छप्पर का मतलब क्या है? उच्चारण। तो अब यहाँ से आपको परिभाषा बताने की हमें लगता है आवश्यकता नहीं होगी। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, जो अपना छप्पर स्वयं बनाते हैं, जबकि व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। आप बताइए, कभी आप स्वर और व्यंजन की परिभाषा भूल पाएंगे?
नहीं ना, तो आप ग्राफिकल रूप में पढ़िए, कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ से क्या आपको स्पष्ट हुआ? स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, और व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं स्वर के भेद पर। मेरे भाई, जो स्वर के भेद होते हैं, मैंने आपको पहले ही वीडियो अभी बताया कि स्वर कितने प्रकार का होता है। 3 भेद होते हैं इसके। पहला, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा क्या होता है प्रकार? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। और तीसरा क्या होता है? जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। तो 3 भेद होते हैं स्वर के। पहला कौन सा? उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। दूसरा, मात्रा के आधार पर। और तीसरा, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। अब यहाँ से हम लोग एक एक भाग उठाते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया स्वर के 3 भेद, प्रत्येक के 3-3 उपभेद। तो पहला हम लोग अपना भेद देखते हैं। क्या? पहला प्रकार, उत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से स्वर के भेद। अब उत्पत्ति या बनावट का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति या बनावट का मतलब ही यही होता है कि स्वर बनते कैसे हैं। स्वर बनते कैसे हैं। तो उत्पत्ति या बनावट में हम लोग ये देखेंगे कि स्वर कैसे बनते हैं। देखिए, जो हिंदी वर्णमाला में, एक बात ये बता दूं, जो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है मेरे मित्र, वो कितनी होती है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा जाता है कभी कभी, कितनी होती है? 11। अब इसके 3 उपभेद। पहला कौन सा होता है? पहला होता है मूल स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। तो मूल का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में जिसको आप लोग बोलते हैं रूट, यानी कि जड़। देखिए, जब आप मिट्टी में एक पौधा बोते हैं तो क्या होता है? पहले जड़ निकलती है, फिर उसके बाद तना निकलता है, फिर पत्तियां निकलती हैं, तब किसी पौधे का विकास होता है। तो जो मूल स्वर होते हैं हमारे, क्या होते हैं कि वे स्वर जो सबसे पहले बने, वे स्वर जो सबसे पहले बने, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अच्छा भैया, जब आप पौधा बोते हैं, तना वगैरह निकल गया, तो आप पत्तियां काट दीजिए, दूसरी पत्तियां निकल आएगी। लेकिन अगर आप जड़ ही काट दीजिए तो सूख जाएगा पौधा। या आप और क्या कह सकते हैं एक बात कि या अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं। ठीक, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4
कौन कौन सी? आ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री, कितनी? 4। तो मूल स्वर समझ में आया, जो सबसे पहले बने। इन्हीं स्वरों से और सारे स्वर बनेंगे। अब दीर्घ स्वर, किताब की लिखी लिखे पे परिभाषा पे आप न जाइए, बहुत घुमा के लिखा है। आप ये जानिए, एक ही मूल स्वर को जब 2 बार हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो जो स्वर बनता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या होगी परिभाषा? एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ देने से बना स्वर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जैसे आप देखिए, जो मैंने बताया उसको आप प्रैक्टिकली देखिए। जैसे मैं मूल स्वर क्या है हमारा? आ, और आ को जोड़ा, क्या बना? आ। ई, और ई को जोड़ा, क्या बना? ई। उ, और उ को जोड़ा, क्या बना? उ। री, और री को जोड़ा, क्या बना? बड़ी री। तो जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। और मूल स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 4। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे बनने वाले स्वर, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़। तो यानी कि इसमें 2 स्वरों का जोड़ होगा। तो 2 स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उनसे बनने वाला जो स्वर होगा वो हमारा क्या होगा? संयुक्त स्वर होगा। अच्छा भैया, दीर्घ स्वर में भी तो 2 स्वर जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें एक ही मूल स्वर जुड़ रहे थे। इसमें क्या होगा? अलग अलग जुड़ेंगे। संयुक्त स्वर क्या होता है? जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे बनने वाला स्वर क्या कहलाता है? हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या आता है? जैसे आ और ई, या ई को जोड़ते हैं हम लोग तो क्या बनता है? ए और ए। ठीक। फिर आ में हम उ या उ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ओ और औ। तो जो संयुक्त स्वर हैं हमारे, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्वर के दूसरे प्रकार की ओर। कौन सा? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, मात्रा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मात्रा का मतलब आप लोग कभी कभी बोलते हैं संकेत होता है, लेकिन मात्रा का यहाँ क्या मतलब होता है कि जो वर्ण है हमारे, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। एक बात जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। मात्रा का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, इस बारे में यहाँ पर बात होगी। तो मात्रा के आधार पर स्वर के हमारे 3 उपभेद होते हैं। कौन सा?
पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। तो जो ह्रस्व स्वर होता है ये क्या होता है कि इसमें जब हम देखिए मात्रा का मतलब ही क्या हुआ, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। तो जो हमारा मात्रा के आधार पर स्वर होता है ये क्या होता है कि जो ह्रस्व स्वर होता है, यानी ह्रस्व मतलब क्या, छोटा। तो ह्रस्व स्वर में यानी इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा। इसमें ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ और री, कितने, 4। अच्छा, इनमें देखिए आप लोग कितनी मात्रा का समय लगा, 1। अब दीर्घ का मतलब बड़ा, उससे ज़्यादा का समय लगेगा। तो ऐसे स्वर जिनकी उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा या 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, बड़ी, री। तो इसमें कितने मात्रा का समय लगा, 2 मात्रा का। अब प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में जैसे शब्द देखिए लिखा हो ओम, तो जब ओम लिखा जाता है तो इसमें ये बीच में 3 की मात्रा आ जाती है। देखिए 3 की मात्रा आ जाती है। तो ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में 3 की मात्रा का समय लगे उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रकार की ओर। तीसरा क्या, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा क्या प्रकार है, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। देखिए मेरे भाई, जो जीभ होती है हमारी कैसे बनी होती है, ऐसे ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रभाग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य भाग। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च भाग। तो जो अग्रभाग से उच्चर स्वर होते हैं उनको हम लोग अग्रस्वर, जो मध्य भाग से होते हैं उनको हम लोग मध्य स्वर, और जो पश्च से होते हैं उनको हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक बहुत शानदार ट्रिक आप देखिए। क्या, आप बस एक वाक्य याद रखिए, आओ उल्लू, आओ उल्लू, पीछे पीछे, आ को छोड़ो, बीचे बीचे, आ को छोड़ो, बीचे बीचे। तो जो हमारा आओ उल्लू पीछे पीछे का मतलब क्या, इसमें जो आएंगे वो पश्च स्वर, और आ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी कि जो आ होगा आपका ये कैसा होगा, बीच का स्वर, यानी कि मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा हो गया आपका, आ। अब ये आ गया है तो आओ का मतलब क्या, आ, और ओ का मतलब ओ और औ दोनों, और ऊ का मतलब क्या, ऊ और ऊ दोनों। तो पश्च स्वर कौन से हो गए हमारे, पश्च स्वर कितने हो गए, 5। कौन सा, आ, ओ,
आओ आओ अ उ ऊ। मध्य स्वर क्या हो गया ये। बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, क्या क्या बचा है, ई बचा है, ए और ए बचा है। तो ये किस में आ जाएगा अग्र स्वर में। इससे अक्सर क्वेश्चन बना देता है कि आप बताइए अग्र स्वर है कौन सा, निम्न में मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आप ये ट्रिक याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ स्वर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक इसलिए कर दिया करिए कि हम लोगों का हौसला बुलंद रहा करे, ठीक ना, जिससे नए कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाएं। तो वीडियो लाइक करिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट करके पूछिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।